हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 यानी साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु का क्वेश्चन नंबर 5 यानी हम लोग पांचवा क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन बेसिकली ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसमें आपके मैंने कवर किए थे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। राइट, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इन चारों क्वेश्चन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका पूरा प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। राइट, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट, आप एक्सरसाइज में देखेंगे किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप इसको देख सकते हैं। इवन अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट समझना है तो वो भी देखने के लिए आप इसको वीडियोस को देख सकते हैं और अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 LBW। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं IMP लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। और अगर आपको याद रहेगा तो जब मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा तो इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकेंगे। ठीक है, और बाकी जो अननेसेसरी चीजें वो मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? LBW 2-2-1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/16 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तल पर निम्नानुसार थी। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही देख लिया करो क्या दिया है। तो LBW दिया है 2-2-1 के प्रमाण में, यानी ये पुराना प्रमाण है। और यहाँ पे आगे आपको पता है समायोजन दिया रहता है 5 से 6, और उसके बाद आपको लिखा था कि आवश्यक खाते और नई पेढ़ी की पक्की तल पर तैयार कीजिए। तो मैंने कहा आपको याद रखना चाहिए कि आवश्यक खाते में हमें पुनः मूल्यांकन खाता, हमें पूंजी खाता, हमें रोकड़ खाता बनाना होता है। और पक्की तल पर तो बनाना ही है, वो कंपलसरी है जो यहाँ पे हमें लिखा ही है। क्लियर है? यानी आवश्यक खातों में कितने बनाने पड़ जाएंगे? 3। कौन कौन सा आपको? पुनः मूल्यांकन, ठीक है, पूंजी और रोकड़, ये आपको याद रखना है। यानी देखा जाए तो टोटल कितने बन जाएंगे? 4, 3 इधर और 1 ये वाला। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन था ताकि आपको याद रहे जब भी आप सवाल शुरू करेंगे खुद से भी, तो आपको इतना पता होना जरूरी है। अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन पहले मैं लिख देता हूँ जो हमें अनुपात दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्फॉर्मेशन LBW, सॉरी LBW, और LBW का पुराना अनुपात। चलो ये अभी मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से। ओके, ये L यहाँ पे B और यहाँ पे W। बताओ, W को यू लिखा हूं मैं, LB और W। ये हो गया आपका 2:2:1। ओके, इसका टोटल कितना आएगा? टोटल आएगा 5। ये आप लिख लिया करो। उसके बाद चलते हैं ऊपर और समायोजन पढ़ते हैं, और समायोजन को पढ़ने के साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो समायोजन में देखो क्या लिखा है। सबसे पहला समायोजन, पहले हेडिंग देख लो क्या लिखा है। 1/4/2016 से W निवृत्त होता है। साझेदार छोड़ के कौन गया है? तो याद रखना, साझेदार छोड़ के गया है W। ओके, जो पेढ़ी है वो छोड़ के कौन गया है? W। तो ये आपको याद रखना है कि निवृत्त कौन हो रहा है? W निवृत्त हो रहा है। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है मकान की बाजार कीमत कितनी है? मकान की बाजार कीमत है आपको 50,000 रुपए। कितनी है मकान की बाजार कीमत? 50,000 रुपए। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास मकान कितने का था। तो यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन में, तो हमारे पास मकान कितने का था? 37,000 रुपीज का था। कितने का मकान था? 37,000 रुपीज का। अगर हमारे पास मकान 37,000 रुपीज का है, इसका मतलब ये हुआ मार्केट में उसकी वैल्यू 50 है, हमारे पास 37 है, तो हमें साफ साफ कितने हजार का फायदा हुआ? 13,000 का। और जो हमें 13,000 का फायदा हुआ उसे हमें कहाँ दिखाना होता है? पुनः मूल्यांकन के जमा में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे मकान, और हमें फायदा कितना हुआ था? हमें फायदा हुआ 13,000 रुपए का, तो वो 13,000 रुपए हम इसमें लिख देंगे। क्लियर है? ये है हमारा पहला एंट्री। लेकिन मैंने कहा था जो समायोजन होते हैं उनकी बेसिकली 2 एंट्री होती है, तो हमें दोनों एंट्री को समझना जरूरी है। पहले मैंने लाभ हुआ तो लाभ मैंने पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में लिखा। इतना क्लियर है? दूसरा चीज ये है कि जो हमें लाभ हुआ तो वो तो मैंने लिख ही दिया है। दूसरा पॉइंट आपको याद ये रखना है कि जो जहां है वहीं पे उसको लेके जाके रख दो। मतलब आर्थिक चिट्ठे की जो चीजें होती है, जैसे संपत्ति में है हमारा मकान, तो हम क्या चलते हैं, हमने जो नया पक्की तलपट बनाया है, ठीक है, ये देखो नया आर्थिक चिट्ठा, इसी का नाम है पक्की तलपट। ठीक है, तो ये इन केस हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा डाउट हो, तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो पक्की तलपट में ही संपत्ति लेना में हमारा था मकान, तो अब उसी में लिखेंगे मकान, और यहाँ पे कीमत कितनी लिख देंगे? 50,000 रुपए, क्योंकि मार्केट में 50,000 है तो वही हमें लिख देना है। क्लियर है? ये है हमारा पहला समायोजन। चलते हैं अभी दूसरे समायोजन पे। दूसरा समायोजन क्या कहता है? दूसरा समायोजन कह रहा है कि स्टॉक की बही कीमत, अब ध्यान से सुनना, स्टॉक की बही कीमत, बही का मतलब होता है पक्की तलपट। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, यानी पक्की तलपट। उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 10% क्या है? अधिक है।
स्टॉक उसकी लागत कीमत से लिखना है, यानी आपको क्या करना है, स्टॉक को वापस लागत कीमत पे लेके आना है। तो आपको याद होगा मैंने पिछले जितनी भी क्लासेस में मैंने आपको ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको ये बात कही थी कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब जबकि आपको लिखेगा भाई इसकी कीमत की अपेक्षा ये ज्यादा है, ये कम है, आप किया क्या करो, सबसे पहले आप ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि भाई किसका निकाला, स्टॉक का। तो यहाँ पे दो कीमत के बारे में बात की, एक बही कीमत और एक लागत कीमत। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बही और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लागत। क्लियर है इतना? उसके बाद सवाल में ये बोला है कि बही की अपेक्षा, देखो बही कीमत लागत की अपेक्षा 10% ज्यादा है, तो हम पहले किसको फोकस पे लेंगे, लागत को, क्योंकि सवाल में बोला है लागत की अपेक्षा बही ज्यादा है ना। तो अब मैं मान लेता हूं मेरा लागत कितना होगा 100, मेरा बही कितना होगा 110, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है लागत की अपेक्षा बही ज्यादा है। क्लियर है? तो लागत मेरा 100 है, तो बही मेरा कितना हो जाएगा 110। क्लियर है? ये आपको याद रखना है, जब भी आपको इस तरह से तुलना वाला दिया कि उसकी अपेक्षा ये है, उसकी अपेक्षा ये है, तो तुम्हें याद रखना है कि इसी तरह से लिखना, दोनों नाम लिख दो, फिर जिसको वैल्यू में माना है उसको 100 मान लेना। ठीक है? उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद सवाल में चलो और स्टॉक देखो, स्टॉक कितना है 55,000 रुपए। याद रखना है ये जो हमारा आर्थिक चिट्ठा में दिया है, इसको हम बोलते हैं बही कीमत। क्या बोलते हैं इसको? बही कीमत। तो हमारे पास बही कीमत कितना दिया हुआ है, 55,000 रुपए। तो 110 के नीचे मैं लिखूंगा 55,000, नहीं सॉरी 5500। क्लियर है? बही कीमत के नीचे मैं कितना लिखूंगा 5500। अब हमें करना क्या, बस वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, यहाँ पे हो जाए क्वेश्चन मार्क। तो 5500 गुणे 100 भागे 110, तो यहाँ पे क्या होगा 5500 गुणे 100 भागे 110, ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 5,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ स्टॉक की लागत कीमत कितनी है, 5,000 रुपए। ध्यान से सुनना, स्टॉक की लागत कितनी आई है, 5,000 रुपए। ओके, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। स्टॉक की लागत कीमत आई है 5,000 रुपए और वही कीमत है 5500 रुपए। तो अगर हम लागत कीमत पे लिखने जाते हैं, हमें बोला था ना लागत कीमत पे लिखना है, तो हमें क्या होगा, तो सीधी सी बात, अगर हम लागत कीमत पे लिखने जाएंगे तो हमें 500 रुपए का क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि लागत कीमत कम है। तो हम यहाँ पे चलते हैं पुनः मूल्यांकन में और यहाँ पे लिखते हैं स्टॉक और यहाँ पे लिखेंगे 500 रुपए। क्लियर है इतना? और अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पे लिख देना 5500 में से हमने 5,000 को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। क्लियर है? अब स्टॉक कहाँ आता है, तो स्टॉक देखोगे तो स्टॉक जो है हमारा संपत्ति लेना पक्ष में आता है। तो चलते हैं जो हमारा पक्की तल पर यानी आर्थिक चिट्ठा है, उसमें संपत्ति लेना पक्ष में हम क्या लिखेंगे, स्टॉक, और वैल्यू लिख देंगे 5,000 रुपए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले समायोजन की तरफ। अगला समायोजन है डब्ल्यू के निजी खर्च के चुकाए 500 लाभानी खाते उधार किए थे। अब इस समायोजन को ध्यान देना, ये आपका इंपॉर्टेंट समायोजन है। ठीक है? सवाल में लिखा है कि डब्ल्यू के निजी खर्च के चुकाए। तुम्हें पता है निजी खर्च है, तो निजी खर्च का मतलब क्या होता है, एक तरह से होता है आहरण। और जो निजी खर्च होता है यानी कि आहरण होता है, उसकी एंट्री होती है पूंजी के उधार पक्ष में। कहाँ होती है, पूंजी के उधार पक्ष में। इतना क्लियर है? पर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है, तो इन लोगों ने उसको लिख कहाँ दिया, उसको लिख दिया लाभ हानि खाते। कहाँ लिख दिया है, लाभ हानि खाते, जो गलत बात है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी साझेदार के और पीढ़ी के बीच के व्यवहार होते हैं, उसको हम लाभानी में नहीं, हम उसको लिखते हैं लाभानी वितरण में। मतलब लाभानी में गलत लिखा ना, तो और वो भी किया क्या है, ध्यान से देखो, वो भी किया क्या है, उधार। तो जब लाभानी में से हटाओगे इसको, यानी उधार वाले से पैसा निकालोगे, उधार में क्या लिखते हैं, ज्यादातर खर्च या नुकसान लिखते हैं, तो जब वहां से हम पैसा निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फायदा, यानी पेढ़ी का जो है वो फायदा होगा। कितने रुपए से, 500 रुपए से। तो जब पेढ़ी का फायदा होगा तो पुनः मूल्यांकन की एंट्री कहाँ जाएगी, जमा पक्ष में। क्लियर है? कहाँ जाएगी, जमा पक्ष में। तो यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू का निजी खर्च। क्या लिखेंगे, डब्ल्यू का निजी खर्च, और रकम कितना दिया है हमें, रकम हमें दिया है 500 रुपए। कितना दिया है, 500 रुपए। क्लियर है इतना? तो हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू का निजी खर्च 500 रुपए, यहाँ पे निजी खर्च। क्लियर है इतना? ये हो गया पहला एंट्री। अब दूसरा एंट्री क्या होगा, तो देखो डब्ल्यू का निजी खर्च है, और यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि निजी खर्च को हम क्या नाम से दर्शाते हैं, आहरण। और आहरण की एंट्री कहाँ जाती है, पूंजी के उधार पक्ष में। तो हम चलते हैं पूंजी के उधार पक्ष में, और रकम जाएगी डब्ल्यू के कॉलम में, तो डब्ल्यू के कॉलम में लिख देते हैं 500 रुपए। क्वेश्चन ये है कि नाम क्या लिखोगे, तो यहाँ पे नाम लिख देना निजी खर्चा। क्या लिख देना, निजी खर्च। और लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना पुनः मूल्यांकन, ताकि याद रहेगा आपको किसकी जो दूसरी एंट्री है वो कहाँ गई है, पुनः मूल्यांकन में। क्लियर है, 500 रुपए। बात समझ में आया? ये हो गया आपका तीसरा समायोजन।
देखो हर पॉइंट में आपको लिख के समझा रहा हूं ताकि इसका आप नोट्स बनाकर बढ़िया से इस्तेमाल कर सके। ये आपको एक 100% डाइजेस्ट की तरह काम करेगा। 100% डाइजेस्ट बोल रहा हूं मैं, जो डाइजेस्ट से भी बेटर, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन जो होते हैं वो आपको एक्सप्लेन नहीं होते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा प्लस आपको पीडीएफ भी मिलेगा। क्लियर है? तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको फ्यूचर में जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, जो भी मैं क्लासेस अपलोड करता हूँ, उसका आप प्रॉपरली बेनिफिट उठा सको। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है कि पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 80,000 से किया गया है। अब देखो, जब भी पेड़ी की ख्याति का बोला है तो पेड़ी का मतलब तीनों का होता है। क्लियर है? तो चलो इसको हम लोग गणना में लिख लेते हैं। तो जो गणना के लिए पेज मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पेड़ी की ख्याति 80,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। अभी इसका कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि सॉल्यूशन करना पड़ेगा ना, बिना सॉल्यूशन के तो एंट्री होगा, इसलिए अभी रहने देते हैं। आगे चलते हैं नंबर 5 पे। तो नंबर 5 में लिखा है डब्ल्यू के लाभ के भाग में से। क्या लिखा है? डब्ल्यू के लाभ के भाग में से। अब इस बात को ध्यान से सुनना, जब भी सवाल में कहीं भाग में से लिखा होता है, मैंने आपको पिछले क्लासेस में समझाया था, इसके पहले मैंने कई बार बताया है। क्लियर है? कई बार बताया, क्या बताया वो भी मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको 5वें चैप्टर में भी समझाया था, मैं फिर से अभी भी समझा देता हूं। जब भी सवालों में आपके लिखा हो कि इसके भाग में से, तो समझ जाना कि तुम्हें त्याग या तो लाभ क्लियरली मेंशन है। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु। तो निवृत्ति और मृत्यु वाले में हम निकालते हैं लाभ और प्रवेश में निकालते हैं त्याग। क्लियर है? तो इस चैप्टर में हमें एग्जैक्टली हमें क्या दिया होगा? हमें क्लियरली मेंशन होगा लाभ। क्या मेंशन होगा? लाभ। बात समझ में आया? तो जो चीज हमें क्लियरली मेंशन है तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें बस लिख देना है चुपचाप। तो हमारा लाभ का प्रमाण कितना है? 5/40, 3/40, यानी 5:3। हाँ, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डिवाइड वाला जो है वो आपका क्लियरली दिया हुआ है। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी ध्यान देना इसको। ध्यान ये देना है कि मैंने आपको बताया था ये बात। क्या बताया था मैंने? मैंने ये कहा था कि जब भी आपको सवालों में ऐसे पॉइंट आते हैं तो आपको सिर्फ डिवाइड वाला चेक करना है कि सेम है या नहीं है। तो आपका डिवाइड वाला तो सेम है, यानी कि हमें लाभ का प्रमाण दिया है। तो चलो फटाफट आगे भागते हैं। ये रहा। तो यहाँ पे हमें लाभ जो है वो दिया है, छोड़ के कौन गया? डब्ल्यू। तो एल का लाभ दिया है 5/40 और बी का लाभ दिया है 3/40। दोनों का डिवाइड वाला समान होने की वजह से हमारा लाभ का जो प्रमाण आएगा वो कितना आएगा? 5:3। लाभ का प्रमाण। क्लियर है? ये हमें क्लियरली मेंशन है। जब हमें ये क्लियरली मेंशन है तो हमें फटाफट ख्याति का बंटवारा कर लेते हैं। ख्याति का बंटवारा कैसे होगा, एक बार ऊपर वापस सवाल में देख लेते हैं। तो ऊपर वाले सवाल में हमें दिया है ख्याति का मूल्यांकन 80,000 रुपए। इसी को हम बेस पे लेंगे, यानी ये दोनों एक साथ हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो चलो फटाफट हम इसको सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं पूरा रोजनामचा के साथ। ओके, पेड़ी की ख्याति कितना है? 80,000। तो जिसमें जो छोड़ के जा रहे हैं डब्लू, तो डब्लू की हमें ख्याति निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? डब्लू की ख्याति या डब्लू का हिस्सा। कैसे निकालोगे? तो ये है टोटल है 80,000 रुपए, जिसमें से डब्लू का हिस्सा है 1। डब्लू का हिस्सा कितना है? 1 नहीं, 1 नहीं है, 1/5 है। 1/5, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 16,000 रुपए। ये आया डब्लू का ख्याति। अब देखो, जो छोड़ के जा रहा है उसको पैसे मिलेंगे तो उसकी पूंजी क्या होगी? जमा। तो डब्लू की पूंजी खाते जमा कितने से? 16,000 से। और ये पैसे देगा कौन? ये पैसे देंगे एल और बी। कौन देगा? एल और बी। कौन से प्रमाण में? 5:3। यानी मैं यहाँ पे लिख दूंगा एल और बी जो पैसा देंगे उनकी पूंजी क्या होगी? कम होगी। तो एल और बी की पूंजी खाते उधार कितने से? 5:3, यानी 16,000 को 5:3 में बांट दो। तो कैसे बांटोगे मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 16,000 गुणे 5/8। कैसे? 5:3 का टोटल हो रहा है 8, यानी 5/8 और 3/8। तो एल का निकालोगे तो 16,000 गुणे 5/8 मतलब 8। तो 8, 16,000 भागे 8 यानी 2, 2 बचे 10, यानी ये 10,000 हो जाएगा। और बी का जो आएगा इसी तरह से सॉल्व करोगे तो वो आएगा 6,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना 10,000 रुपए और यहाँ पे क्या लिखना? 6,000 रुपए। क्लियर है? ये हो गया हमारा रोजनामचा। मैंने कहा था आप रोजनामचा लिख लिया करो, फिर रोजनामचा के ही आधार पर एंट्री क्या करो। देखो डब्ल्यू की पूंजी जमा हुआ है तो फटाफट चलते हैं और डब्ल्यू की पूंजी में लिखते हैं। तो डब्ल्यू की पूंजी जमा हुआ है 16,000 से, लेकिन सच्चाई ये है उसको 10,000 किसी और ने दिया
और 6,000 किसी और ने दिया। क्लियर है। और फिर उसके बाद हमने देखा तो यहाँ पे एल और बी की पूंजी क्या है, उधार है। क्या है, एल और बी की पूंजी उधार है। तो एल और बी की उधार में चलते हैं, यानी पूंजी खाता के उधार पक्ष में एक में लिखेंगे 10,000 रुपए और एक में लिखेंगे 6,000 रुपए। इनके में नाम लिखेंगे सामने वाले का, सामने कौन है, डब्ल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू की पूंजी खाते। क्लियर है। और डब्ल्यू में नाम किसका लिखेंगे, एल और बी का। 10,000 के सामने लिखोगे एल का और 6,000 के सामने नाम लिखोगे बी का। तो यहाँ पे हो जाएगा एल और बी की पूंजी खाते। बात समझ में आया कि नहीं। ये है हमारा ख्याति वाला सॉल्यूशन। फिर चलते हैं आगे। अगला समायोजन है कि डब्ल्यू को भुगतान पात्र रकम रोकड़ में चुका देनी है। अब ये आया सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट और सबसे अलग, अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया है सबसे अलग ये पॉइंट है। क्या बोला है कि डब्ल्यू का जो भी पैसा निकलता है उसको चुपचाप चुका देना। ठीक है, हम चुका देंगे। ओके, फिर लेकिन बोला है कि जो रकम एल और बी इस प्रकार रोकड़ में लाएंगे कि जिससे उनकी पूंजी नए लाभ हानि के प्रमाण में रहे। अब ये पॉइंट थोड़ा समझने लायक है। सवाल में बोला है भाई डब्ल्यू को पैसा चुका देना, वेरी गुड। लेकिन ये पैसा, जो रकम, ठीक है, ये पैसा कौन लेकर आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है जो रकम, यानी जो पैसा चुका रहे हो ये लेकर कौन आएगा, एल और भी अपने घर से लेकर आएंगे और इस प्रकार लाएंगे जिससे उनकी जो नई वाली पूंजी है वो नए लाभ हानि के प्रमाण में रहे। तो ये पॉइंट जब हमें निकालना है पूंजी लास्ट वाला, तो ये हम सबसे लास्ट में ही सॉल्व कर पाएंगे, जैसा कि आपको मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था। तो हम वेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब समायोजन तो खत्म हो गया। अभी अगला काम क्या है हमारा, अगला काम है हमारा ये आर्थिक चिट्ठे में से चीजों को कॉपी पेस्ट करना। तो आर्थिक चिट्ठे में सबसे पहले क्या दिया है, पूंजी दायित्व पक्ष में, तो सबसे पहले दिया पूंजी खाता एल बी और डब्ल्यू का। एल बी डब्ल्यू का पूंजी खाता दिया, तो हम क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। पूंजी के जमा पक्ष में हम क्या नाम लिखेंगे, शेष आगे लाए। एल बी और डब्ल्यू, तो एल का कितना दिया था, एल का दिया है 20,000, बी का 12,500 और इसका दिया है 5,000 रुपए। क्लियर है, ये हमारा पहला एंट्री है। दूसरा सामान्य अनामत, सामान्य अनामत को हम क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे, यानी पहला एंट्री डन, दूसरा एंट्री भी डन हो ही जाएगा। अभी सामान्य अनामत कितना है, 5,000 रुपए। हमें इसको क्या कर लेना है, बांट लेना है। तो बांटेंगे तो कौन से पक्ष में बांटेंगे, तो पूंजी खाता के जमा पक्ष में ना, क्रॉस एंट्री। तो यहाँ पे लिखेंगे सामान्य अनामत। कितना बांटा है, 5,000। किनके बीच में, एल बी डब्ल्यू तीनों के बीच में, क्योंकि तीनों पुराने साझेदार है ना। हमने पढ़ा था कि पुरानी चीजों को पुराने अनुपात में पुराने साझेदार के बीच बांटना होता है। तो 5,000 को कैसे बांटोगे, 2-2-1, तो 2+2+1 यानी 5 होगा, तो 5,000 भागे 5 करोगे 1,000 होगा। तो 1 गुणे 2 यानी 2,000, इधर भी 2,000 और इधर 1,000 रुपए। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। फिर चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है लेनदार और अगला है खर्च चुकाना बाकी। तो ये दोनों ही चीजें जो है ये हमें ना बांटना होता है और ना ही हम इसको कुछ कर सकते हैं। तो हम इसको क्या कर देना, हम जहां है जैसा है वहीं चल के कॉपी कर देते हैं। तो कहाँ है भैया, पूंजी दायित्व पक्ष में। तो चलते हैं और पूंजी दायित्व पक्ष में हम क्या कर देते हैं, बस कॉपी कर देंगे। तो चलते हैं लेनदार और खर्च चुकाना बाकी। चलते हैं आर्थिक चिट्ठे के पक्ष की तरफ जिसमें आपका पूंजी दायित्व है और यहाँ पे हम कॉपी करेंगे लेनदार और खर्च चुकाना बाकी। आपका लेनदार कितना है, आपका लेनदार है 20,000 रुपए का और खर्च चुकाना बाकी है 3,000 का। क्लियर है, तो यहाँ पे ये हमारी एंट्री कंप्लीट हुई। अब चलते हैं अगले एंट्री की तरफ। तो अभी यहाँ पर ध्यान दोगे तो हमारा पूंजी दायित्व पक्ष कंप्लीट हो गया है। अगला पक्ष कौन सा हमारा, संपत्ति लेना। तो संपत्ति लेना में ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ख्याति है। हम ख्याति क्या करते हैं, बांट लेते हैं। कहाँ बांट लेंगे, तो हमें पता है कि हमने पढ़ा था ऐसे क्रॉस एंट्री करनी होती, यानी इधर है, ठीक है, संपत्ति लेना पक्ष में तो हम पूंजी के उधार पक्ष में लिख देंगे। ठीक है, पूंजी के उधार। तो इस साइड देखते हैं पूंजी का उधार किधर है, ये रहा पूंजी का उधार। क्या बांटना है, ख्याति। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ख्याति और ये नीचे आ गया इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुरानी, ताकि आपको याद रहेगा जब आप ये देखोगे कि पुरानी ख्याति का बांटा कितना, 8,000 रुपए। पर कैसे बांटना है, 2-2-1। तो बंटवारा करने का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 8,000 को हमें कैसे बांटना है, 2-2-1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ख्याति और यहाँ पे लिख देता हूँ पुरानी। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रहेंगी। 2-2-1 टोटल कितना है, 5। तो 8,000 भागे 5 कर दो, तो 8,000 भागे 5 करोगे तो आएगा आपका 1,600। तो 16 दूना 3,200, 16 दूना 3,200 और 16 एकम 1,600। ठीक है, ये हो गया हमारा बंटवारा।
ये कैलकुलेशन मैंने बस इसलिए कर दिया ताकि जिन बच्चों को तकलीफ है उनको पता चल जाए कि मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3200 रुपए, यहाँ पे भी लिखेंगे 3200 रुपए और यहाँ पे लिखेंगे 1600 रुपए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है मकान, तो ख्याति कंप्लीट, मकान हमने ऑलरेडी लिख दिया है ये वाला। उसके बाद है देनदार, तो देनदार कितना 13,000 रुपए, तो हम क्या कर देंगे बस कॉपी कर देंगे संपत्ति लेना पक्ष में। तो चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे देनदार, देनदार। ठीक है, क्या कर देना है बस कॉपी कर देना है। तो देनदार हमारे पास कितने के हैं, हमारे पास है देनदार 13,000 रुपए के, तो बस हम क्या कर देंगे देनदार 13,000 रुपए का कॉपी कर देंगे। उसके बाद अगला, अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्या है स्टॉक, स्टॉक ऑलरेडी डन हो चुका है। उसके बाद अगला रोकड़, तो रोकड़ का खाता हमने बनाया है, तो रोकड़ का खाता अगर हमने बनाया है तो हम चलेंगे रोकड़ में और यहाँ पे लिखेंगे शेष आगे लाए। क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। कितना है आपका शेष आगे लाए, शेष आगे लाए है आपका 2,000 रुपए, तो वो मैंने 2,000 रुपए लिख दिया। क्लियर इतना। अब देखो यहाँ पे हमारी सारी एंट्री कंप्लीट हो गई, मतलब हमने सारा समायोजन भी सॉल्व कर लिया है और हमने सारा आर्थिक चिट्ठी का जो भी पॉइंट था वो सॉल्व कर लिया है। लेकिन फिर भी ये बात बचा ना लास्ट वाला, तो ये तो बचा ही रहेगा भाई, ये तो लास्ट में सॉल्व करेंगे ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आर्थिक चिट्ठा को मतलब सॉल्व करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे पुनः मूल्यांकन खाते को बंद करेंगे। तो चलते हैं और पुनः मूल्यांकन खाता 1 बाय 1 करके बंद करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका टोटल, तो ये 13,500 और ये सिर्फ 500 है, तो डेफिनेटली जो हमारा डिफरेंस आएगा वो किस तरफ आएगा, तो हमें दिख ही रहा है साफ साफ, हमें इधर ही डिफरेंस आएगा। और कितना रुपए डिफरेंस आएगा आपका, आएगा ये 13,000 रुपए। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लाभ। और इस लाभ को ट्रांसफर कहाँ करना है, इस लाभ को ट्रांसफर करना है पूंजी खाते में, और किसके बीच में करना है, एल बी और डब्ल्यू। ओके, अब 13,000 रुपए को 3 के बीच में बांटना है, 2 2 1। ठीक है, तो पहला का नाम है एल, दूसरे का नाम है बी और तीसरे का नाम है डब्ल्यू। टोटल कितना हो रहा है 5। सेम वही करो, 13,000 भागे 5, 13,000 भागे 5, फिर क्या कर दो गुणे 2, तो ये कितना हो जाएगा 5200 रुपए। अगर ये 5200 हुआ तो ये भी कितना होगा 5200 होगा। क्लियर है, और ये कितना हो जाएगा आपका 2600 रुपए। यानी सोल्यूशन क्या आया 5200 5200 2600, यहाँ पे लिख देते हैं 5200 5200 और 2600, और यहाँ पे टोटल लिख देंगे 13,500 और 13,500, और इस तरह से ये हमारा 100% कंप्लीट हो गया पुनः मूल्यांकन खाता। फिर इसका इंटरम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो पुनः मूल्यांकन को क्रॉस में लेकर जाते हैं, यानी पूंजी के जमा पक्ष में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता 5,200 5,200 2,600। क्लियर है, ये हो गया हमारा ट्रांसफर। अब हमें क्या करना है, इसको भी बंद करना है, पर इसको बंद करने के लिए हमें थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी और थोड़ी समझदारी भी दिखानी पड़ेगी। कैसे, देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखो जो भी पॉइंट आता है, जो भी जैसा भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले आप डिफरेंस एक बार निकाल लो। क्या करो, एक बार डिफरेंस निकाल लो। तो हम एल बी और डब्ल्यू तीनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एल का। एल का देखोगे तो इधर 20,000 है, तो 20,000 प्लस 2,000 प्लस 5,200 यानी 27,200 माइनस 10,000 माइनस 3,200, तो एल का जो डिफरेंस आया है वो आया है 14,000 रुपए। तो चलते हैं पीछे साइड यहाँ पे मतलब कैलकुलेशन पार्ट में। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसका कैलकुलेशन समझते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूं एल का डिफरेंस, किसका, पूंजी का। ठीक है, 14,000 रुपए। फिर उसी तरह से बी का और उसी तरह से डब्ल्यू का। ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं। 14,000 है ना, 1,400 लिखा शायद मैंने, हाँ 14,000 होगा। फिर चलते हैं बी का निकालते हैं। तो बी का निकालोगे जब, तो बी का कितना आ रहा है, देखो बी का है 12,500 प्लस 2,000 प्लस 5,200 यानी 19,700। इसमें से माइनस करना है 6,000 और 3,200, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 10,500। कितना आ रहा है 10,500 रुपए। तो हम चलते हैं और इसका लिखते हैं 10,500 रुपए। ठीक है, अब उसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट मतलब ये डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू का भी हम निकालेंगे तो ये आएगा 5,000 रुपए प्लस 1,000 रुपए प्लस 10,000 रुपए प्लस 6,000 रुपए प्लस 2,600 रुपए माइनस 500 रुपए माइनस 1,600 रुपए, यानी ये आएगा आपका 22,500 रुपए। कितना आएगा 22,500 रुपए। क्लियर है इतना। ये तीनों का मैंने क्या किया, डिफरेंस निकाला, यहाँ पे आएगा 22,500 रुपए। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, देखो तीनों का डिफरेंस निकाल दिया। अब एक बार समायोजन की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ।
समायोजन में लिखा है कि भाई डब्ल्यू को भुगतान पात्र रकम क्या करना है, रोकड़ में चुका देना है। जो भी डिफरेंस आएगा उसको पहले चुका दो। तो चल के चुका ही देते हैं, इसको हम चुका ही देते एकदम। डब्ल्यू का कितना डिफरेंस आया है, डब्ल्यू का डिफरेंस आया 22,500 रुपए। क्लियर है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ 22,500 रुपए। और सवाल में बोला इसको क्या कर देना, चुका देना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोकड़ खाते, कितना 22,500। अब देखो ये पूंजी के जमा में है, सॉरी पूंजी के उधार में है, तो रोकड़ में कहां चला जाएगा, जमा में, यानी क्रॉस एंट्री होता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डब्ल्यू की पूंजी कितना, 22,500 रुपए। मैंने लिख दिया, बात समझ में आया, जितना कहा था मैंने आधा काम कर दिया। फिर बोला है कि पैसा तो चुका दिया, जो रकम एल और बी इस प्रकार लाएंगे, यानी ये 22,500 किसको लेकर आना है, एल और बी को लेकर आना है। पर कौन कितना लाएगा ये लिखा है सवाल में, नहीं, ये बोला है एल और बी दोनों लाएंगे, और इस प्रकार लाएंगे जिससे उनकी नई पूंजी नए लाभानी के प्रमाण में रहे। क्लियर है, देखो एल का जो डिफरेंस है वो आया है आपका 14,000 रुपए, बी का आया है 10,000 रुपए, 10,500 रुपए, और डब्ल्यू का है 22,500 रुपए। क्लियर है इतना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब देखो एल और बी, पहले मैं एल और बी का काम करता हूँ। ये देखो इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा तुम्हें समझाने के लिए। एल और बी का जो पूंजी हो रहा है वो कितना हो रहा है, 14,000 प्लस 10,500, यानी कि ये आपका आ रहा है 24,500 रुपए। कितना आ रहा है, 24,500 रुपए। ये निकला है एल और बी का मिलाकर। पर सवाल में ये बोला है कि डब्ल्यू का भी पैसा कौन लाएगा, एल और बी इस प्रकार लाएंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं डब्ल्यू का डिफरेंस, ठीक है, या डब्ल्यू का पूंजी कितना आ रहा है, 22,500 रुपए। तो इसको जोड़ लेते हैं, कितना, 22,500 रुपए को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24,500 प्लस 22,500 प्लस 22,500, तो ये आएगा आपका 47,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी और एल और बी है, इनका टोटल हिस्सा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 47,000 रुपए। और ये टोटल 47,000 हुआ क्यों, क्योंकि ये डब्ल्यू का पैसा अपने घर से लेकर आ रहे हैं, इस वजह से इनके हिस्से में हो गया 47,000 रुपए। अब ये जो 47,000 है, करना क्या है इसका, ये जो 47,000 रुपए है ये नए प्रमाण में रखना है। किस प्रमाण में, नए प्रमाण में। तो क्या क्वेश्चन में हमारे पास नया प्रमाण है, तो बिल्कुल नहीं, हमने क्वेश्चन में नया प्रमाण निकाला ही नहीं है अभी तक। तो नया प्रमाण निकालेंगे कैसे, तो ये देखो गणना है मेरे पास पुराना प्रमाण है, पुराना अनुपात है, और मेरे पास लाभ है। तो हमें पता है, यहाँ पे देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे लाभ बराबर क्या होता है, मुझे जो फॉर्मूला याद है मैं वही लिखता हूँ। लाभ बराबर क्या होता है, नया माइनस पुराना। क्लियर है, हमारे पास लाभ दिया है, हमारे पुराना दिया है, तो नया बराबर क्या हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, नया बराबर हो जाएगा लाभ प्लस पुराना, या यूं कहो पुराना प्लस लाभ। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा नया का फॉर्मूला। देखो आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद है कोई बात है, कोई तो फॉर्मूला याद होगा ना, उसी के बेस पे लगा लो अंदाजा। ठीक है, बात समझे, देखो ज्यादा डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं, बी सिंपल। ओके, चलोगे, तो नया बराबर क्या, पुराना प्लस लाभ। तो हमें निकालना है एल का और बी का, तो पहले एल का निकाल लेते हैं, नीचे में लिख देता हूँ बी का। एल का पुराना कितना है, तो एल का पुराना है 2/5, और बी का पुराना है 2/5। इसका लाभ है 5/40, और इसका लाभ है 3/40। अब पूछोगे सर आपको कैसे पता, तो यार सवाल मैं ही पढ़ रहा हूँ 4 बार, तो मुझे याद तो हो ही जाएगा ना। 2 2 1 5/40, 3/40। क्लियर है इतना, अब आपको याद होगा अगर, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि याद होगा। तो मैंने क्या कहा था कि दोनों का डिवाइड वाला होना चाहिए सेम। क्या दोनों का डिवाइड वाला सेम है, तो देखोगे तो एक है 5 और एक है 40, बिल्कुल नहीं, हमें कुछ भी करके यहाँ पे 40 करना है। तो यहाँ पे 40 कैसे होगा, 8 से गुणा कर दो, 8 पर 40। लेकिन ये ऐसे नहीं चलेगा, ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो 8 से गुणा कर दो और 8 से भाग कर दो, 8 से गुणा कर दो और 8 से भाग कर दो। तो ये जो सॉल्यूशन मिलेगा क्या मिलेगा, 8 दूनी 16 और प्लस 5/40, 8 दूनी 16 प्लस 3/40, यानी जो आंसर आएगा वो आएगा 16 5 21/40, और 16 3 19/40। ये आया है आपका नया लाभानी का प्रमाण। क्या आया है, 21/40 और 19/40। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं, नया प्रमाण बराबर 21/19। क्लियर है इतना, क्या लिखूंगा, 21/19। बात समझे, यानी इस 47,000 को हमें बांटना है 21/19 में। कैसे बांटेंगे, 47,000 गुणे 21 भागे
40, क्योंकि दोनों का टोटल कितना हो रहा है 40 हो रहा है। फिर 47,000 गुणे 19 भागे 40। अब बस इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो 47,000 गुणे 21 भागे 40, 47,000 गुणे 21 भागे 40, तो ये आएगा आपका 24,675 रुपए। कितना आएगा, 24,675 रुपए। और ये आएगा आपका 47,000 गुणे 19 भागे 40 रुपए, यानी 22,325 रुपए। थोड़ा ध्यान देना, जब भी ऐसी रकम आती है ना तो अक्सर गलतियां होती है, तो ये ध्यान देना। तो ये हो गया हमारा अंतिम पूंजी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं नए पूंजी की गणना, नए पूंजी की गणना। ये सारी चीजें अगर आप एग्जाम में दिखाते हो ना तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा दे देगा खुश होके। अरे वाह, इतना सारा लिखा इसने तो अब यहाँ पे देखो कैसे करोगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं 24,675 रुपए, 22,325 रुपए, जो हो गया हमारा शेष आगे ले गए। ठीक है, जब शेष आगे ले गए मिल गया है तो आर्थिक चिट्ठे में चल के पूंजी भी लिख देते हैं। तो पूंजी कितना है एल और बी का, एल और बी का टोटल तो है 47,000 रुपए, जो हमको पता ही है यही आएगा। और एल का कितना है, एल का है आपका 24,675 और इसका 22,325। ठीक है, अब उसके बाद देखो अगला काम है हमारा फिर से डिफरेंस निकाल के पैसों का हिसाब करना। अब क्वेश्चन ये है कि हम सर फिर से डिफरेंस कैसे निकालेंगे। देखो फिर से डिफरेंस निकालने के देखो दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट करो या तो एक पूरा लॉन्ग करो। मैं सजेशन दूंगा कि आप पूरा ही किया करो, कि डायरेक्ट में हो सकता है बाई मिस्टेक कभी गलती हो गई यार, लेने के देने पड़ जाएंगे, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि लेना का देना पड़े। ओके, तो अब सवाल है कि डायरेक्ट और ये लॉन्ग वाला होगा कैसे। कुछ नहीं करना आपको, देखो दोनों साइड अगर आप डिफरेंस देखोगे तो आपको इतना अंदाजा लग ही गया होगा कि जब हमने पहले निकाल इसका 14 आया था और इसका आया था 10,500, और इस बार ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ना, ज्यादा आ रहा है कि नहीं। तो जब ज्यादा आ रहा है तो हमें उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। उस हिसाब से अब कैसे चलोगे वो देखो। तो सबसे पहले क्या कर लो, वापस टोटल कर लो, इस साइड का भी करो उधार साइड का। तो 10,000 प्लस 3,200 24,675, यानी 37,875। और यहाँ पे देखो 20 2 22 5 27 ही आ रहा है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि उधर आ जाए। तो इधर क्या लिखोगे 37,875 रुपए, यहाँ पे भी क्या लिखोगे 37,875 रुपए। क्लियर है, क्या लिखोगे 37,875, 37,875। अब उसी तरह से लिख लो बी का। तो बी का देखो साफ साफ इधर दिख रहा है 22,325, और जब 12 2 17 17 सॉरी 12 2 14 14 5 19 दिख रहा है। ओके, तो 6,000 प्लस 3,200 प्लस 22,325, यानी जो टोटल दिख रहा है आपका वो इधर का ही ज्यादा है, 31,525 रुपए। तो इधर भी लिख देना 31,525 रुपए। अब ध्यान से सुनना, हमने टोटल दोनों साइड लिख दिया है, इधर डिफरेंस आएगा नहीं, तो डिफरेंस किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। हमें क्या करना है, इस तरफ डिफरेंस निकालना है। कितना कितना आएगा, तो 37,875 में से ये पूरा माइनस कर दो, 31,525 में से ये पूरा माइनस कर दो। तो कैसे होगा, 31,525 में से पहले माइनस कर देता हूँ, 12,500, 2,000 और 5,200, तो ये आएगा पर 11,825 रुपए। कितना आएगा, 11,825 रुपए। और उसी तरह से इसका, तो 37,875 में से 20,000 माइनस 2,000 माइनस 5,200, तो ये आएगा आपका 10,675 रुपए। ये है लॉन्ग वाला तरीका। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते, ये कहा जाएगा रोकड़ खाते में। अब इधर जमा में है तो यहाँ पे कहा जाएगा उधार में। तो यहाँ पे लिखते हैं 10,675 और 11,825 रुपए। क्लियर है, यहाँ पे लिखेंगे एल और बी की पूंजी। ओके, अब दूसरा चीज है, यहाँ पे मैंने इसका टोटल नहीं लिखा, तो आप इसका टोटल थोड़ा लिख देना, 22,500 प्लस 1,600 प्लस 500, यानी 24,600 रुपए। तो इसका मैं लिख देता हूँ 24,600 रुपए। देखो ये है लॉन्ग टर्म वाला, मतलब लॉन्ग वाला रास्ता। मैं आपको शॉर्ट वाला रास्ता भी समझा देता हूँ, ताकि जो जिन बच्चों को शॉर्ट में करने में याद रहता है उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। तो शॉर्ट में कैसे, देखो शॉर्ट में कैसे करोगे, एल और बी का जो पुराना डिफरेंस आया था वो आया था 14,000 रुपए, और यहाँ पे आया था 10,500 रुपए। ये पुराना वाला डिफरेंस है। नया वाला जो डिफरेंस है वो है 24,675, और इधर का है 22,325। क्लियर है, इसको माइनस कर दो, क्या करोगे 14,000 में से 24,675, तो ये कितना आ रहा है 10,675, लेकिन आ रहा है माइनस में।
ये आपको याद रखना है। इसका भी 10,500 माइनस 22,325, तो ये आ रहा है 11,825, लेकिन ये भी कैसे आ रहा है, माइनस में। क्लियर है इतना? तो इस तरह से ये हमारा शॉर्टकट हो जाएगा। अब आंसर जब भी माइनस में आए तो समझ जाना कि पूंजी के जमा पक्ष में, क्योंकि पैसा लाना पड़ेगा ना, कम पड़ रहा है। तो याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट के तौर पे, अगर ये वाला आप तरीका इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट, ठीक है, मैं यहाँ पे बाजू में भी लिख देता हूँ शॉर्टकट, ताकि जब भी कभी आप देखो तो आपको याद रहे भाई ये शॉर्टकट वाला तरीका है और क्या इसमें बातें याद रखनी है। क्या याद रखना है? नोट के तौर पे याद ये रखना है कि आंसर माइनस में आएगा, इसका मतलब हुआ पैसा लाना पड़ेगा, पैसा लाना पड़ेगा। अब पैसा लाना पड़ेगा मतलब कौन से पक्ष में जाएगा, जमा पक्ष में। क्लियर है? और अगर आंसर प्लस में आएगा, किस में आएगा, प्लस में आएगा, मतलब ये हुआ पैसा ले जाना पड़ेगा। प्लस में आने का मतलब पैसा पड़ा है ना अभी भी, तो लेके जाए भाई, तो लेके जाएगा कहां पे, लिखोगे उधार में। क्लियर है? ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है इतना? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब रोकड़ खाता फटाफट बंद करते हैं। तो रोकड़ खाता बंद करोगे तो इधर का टोटल ज्यादा, इधर का टोटल कम है, वो साफ साफ दिख रहा है कि 10,000 और 11,000, 21,000, 21,223 हो रहा है, यहाँ पे 22,500 हो रहा है। मैंने मोटा हिसाब किया। तब एक बार कैलसी में कर लेते, 2,000 प्लस 10,675 प्लस 11,825, तो ये आएगा आपका टोटल आएगा 24,500 रुपए, और इधर है 22,500, यानी डिफरेंस कितना आएगा, 2,000 रुपए। यानी जितना शुरू में था वही क्या हो गया हमारा, अंत में भी आया। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे रोकड़ के तौर पे, यहाँ पे आर्थिक चिट्ठे में रोकड़ कितना लिखेंगे, लिखेंगे 2,000 रुपए। ओके, अब उसके बाद आर्थिक चिट्ठे का भी हम क्या कर देंगे, टोटल। तो सबसे पहले हम किसका करेंगे, पूंजीदायित्व पक्ष का। तो पूंजीदायित्व पक्ष का टोटल करोगे तो कितना हो रहा है, ये 47,000, ये 20,000 और ये 3,000। इसका जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है 70,000 रुपए। और इधर का भी टोटल कर दो तो 50,000 प्लस 5,000 प्लस 13,000 प्लस 2,000, इधर का भी टोटल कितना हो रहा है, 70,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है आंसर वो आ गया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का डाउट रहता है मन में, कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती है, क्लास आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रही है चीजें, ठीक है, कंपैरिजन भी कर सकते हैं, किसी से भी करना चाहो। अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है, इसलिए मैंने बोला, ठीक है, तो आपको जो भी बेटर फील हो, जो भी आपको मन से लगे आप वो कर सकते हैं। बट 3 चीजें मैं आपसे उम्मीद करूंगा, एक, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, दूसरा चीज, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। अब मैं ये तीनों चीजें देखने नहीं आ पा रहा हूँ कि कौन करता है कौन नहीं करता है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो क्लास देखते हैं, जिनको पता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, डेफिनेटली वो मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और आपका सपोर्ट बनाए रखना है, उसको कहेंगे आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों चीजें करेंगे और इसी तरह से मेरा सपोर्ट बनाए रखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, जो भी बातें कही उसको याद रखना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। ओके, चलो बाय बाय।